नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास को प्रारंभ से जानने का कोशिश करेंगे। हम सीजी व्यापम या सीजीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज हम प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन। अतीत का तात्पर्य होता है दोस्तों जो बीता हुआ समय होता है। तो बीते हुए समय की घटनाओं का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। दोस्तों, प्राचीन भारत को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात मानव के विकास से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के बीच के समय को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिया जाता है। अर्थात मानव विकास से कहां तक का? हड़प्पा सभ्यता। इतने समय को किसके अंतर्गत लिया जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिया जाता है। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के समय के मनुष्यों को लेखन कला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार लेखन कला यहाँ पर जितना भी लिखा गया है ये सब लेखन कला है। लेखन कला उस समय मिला है मेसोपोटामिया में। हमारे भारतीय क्षेत्र में कहीं पर भी प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन कला का कोई प्रमाणिकता नहीं मिला है। लेखन कला का प्रमाणिकता मिला है सिर्फ मेसोपोटामिया में। लेकिन उस समय पहिए का आविष्कार हो गया था। प्राग ऐतिहासिक काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। इस समय में लिएंडरथल मानव, बालदार गैंडा और मैमथ एक हाथी की प्रजाति है। ये सारे जीव जंतु प्राग ऐतिहासिक काल में पाया जाता था, परंतु कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन और जलवायु की परिवर्तन के कारण वो सारे जीव क्या हो गए? विलुप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों, इस प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है आगे देखते हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, अर्थात वह जो समय था वो केवल पत्थरों का समय था। तो इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम एक एक बिंदुओं को हम पॉइंट दर पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, उस समय का जो मनुष्य था, इतिहासकारों का मानना था कि इस पूरी पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है। लेकिन हमारे कुछ जानकारों ने इसका विरोध किया और यह सिद्ध किया कि मनुष्य का आविष्कार किससे हुआ है? बंदर से हुआ है। अर्थात बंदर हमारे क्या हैं? पूर्वज हैं। उन्होंने बताया कि बंदर हाथ और पैर दोनों से चलते थे, लेकिन अपनी खाना की पूर्ति करने के लिए बंदर क्या किया? सामने के 2 पैर को धीरे धीरे करके ऊपर करना चालू कर दिया और इसी तरह कालांतर में धीरे धीरे करके सामने का जो 2 हाथ है वो आगे की ओर बढ़ने लगा और ये 2 हाथ जो है चलने के काम
कम आने लगा। इस प्रकार सामने का जो दो हाथ है वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके फ्री होने लगा। लेकिन उस समय के मनुष्य क्या थे, अस्थायी थे, अस्थायी था। अर्थात उस समय का जो मनुष्य था वह अपने भरण पोषण के लिए पूर्ण रूप से जानवरों के शिकार पर आश्रित था। तो जानवरों की शिकार करने के लिए उनके पास औजार किसके होते थे, पत्थरों के औजार होते थे, पत्थर का औजार। कौन कौन सा औजार था दोस्तों, तो हस्त कुठार, कंठक, विदारिणी, ये उस समय के पाषाणों के हथियारों के नाम है। अब ये जो है अपनी पूरी भोजन प्रणाली के लिए जानवरों पर आश्रित थे। लेकिन उस समय बहुत ही ज्यादा क्या होता था, हिमपात होता था। हिमपात का मतलब होता है दोस्तों, हिम मतलब होता है बर्फ, अर्थात उस समय बर्फ की बारिश हुआ करता था। तो बर्फ क्या होता है दोस्तों, ठंडा होता है। तो उस समय के जो मनुष्य थे, आदि मानव थे, वो उस ठंड से बचने के लिए कहाँ जाते थे, गुफाओं में जाया करते थे। इन्हीं गुफाओं में वह रहते हुए किसका आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि लेखन कला किस काल में नहीं प्रमाणिकता मिला है, तो पूरा पाषाण काल में लेखन कला का कोई भी प्रमाणिकता नहीं मिला है। यहाँ पर आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। यदि ऑप्शन में ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन आता है, तो आपको प्रागैतिहासिक काल को टिक लगाना है। यदि उसमें दे दिया रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पूरा पाषाण काल को टिक लगाना है। इसका प्रमाणिकता मिला है दोस्तों कुरनूल की गुफा में। आग का अवशेष कहाँ पर मिला है, कुरनूल की गुफा पर इसका अवशेष मिला हुआ है। इस तरह दोस्तों पूरा पाषाण काल में बताया गया कि पृथ्वी का निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ है, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया कि प्रारंभ में जो मनुष्य था वो किसके अंतर्गत आते थे, बंदर के अंतर्गत आते थे। फिर बंदर जो है खाना की पूर्ति करने के लिए अपने सामने के दो हाथों का उपयोग करते करते क्या सामने के दो हाथों को उसने क्या कर लिया, विकसित कर लिया। वो क्या थे, पूर्ण रूप से अस्थायी थे, अर्थात पूर्ण रूप से जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण किया करते थे। और जानवरों का शिकार करने के लिए वे पत्थर का औजार बनाते थे। उन पत्थरों के औजारों का क्या नाम था, हस्तकुठार, कंठक और विदारिणी। उस समय हिमपात हुआ करता था, तो हिमपात से बचने के लिए या अधिक ठंडी से बचने के लिए वो लोग गुफाओं में जाया करते थे। तो गुफा में ही उन्होंने सबसे पहले अपनी ठंडी को दूर करने के लिए दो पत्थरों को रगड़ करके आग का आविष्कार किया। इसका अवशेष मिला है कुरनूल की गुफा में। प्राक ऐतिहासिक काल के कुछ और अवशेष मिले हैं। सिंघनपुर, ये रायगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के सिंघनपुर में पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भी मिला है। भीमबेटका ये मिला है मध्य प्रदेश में। इसके कुछ अवशेष मिले हैं उड़ीसा और कर्नाटक में भी इसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके सारे पॉइंट दर पॉइंट जो पूरा पाषाण काल से प्रश्न बनने के आसार होते हैं, उन सारी चीजों को मैंने एक एक करके आपके सामने नोट कर लिया। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अब हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में दोस्तों जो हिमपात है, हिमपात थोड़ा कालांतर में जाते जाते कम हुआ और यह सामान्य वर्षा का रूप धारण कर लिया। सामान्य वर्षा का रूप धारण करने के कारण
प्राकृतिक पर जौ, गेहूं और चावल अलग अलग जगहों पर उगना प्रारंभ हो गया। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस फसल या किस अनाज के बारे में जानकारी हासिल किया? तो जौ के बारे में, दूसरा नंबर आता है गेहूं और तीसरा नंबर पर आता है चावल। यदि क्रम पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने जाना जौ के बारे में, दूसरे में गेहूं और तीसरे में चावल को। इसके बाद इन्होंने दोस्तों क्या किया, जब इनको पता चला कि ये जो जौ है, गेहूं है और चावल है वह हमारा खाद्य फसल है, तो इनको और प्राकृतिक चीजों के बारे में जानकारी होने की और ललक बढ़ते गया और इन्होंने मत्स्य पालन अर्थात मछलियों को पकड़ना या मछलियों को पालना, साथ ही साथ मधुमक्खी अर्थात मधुमक्खियों से प्राप्त जो शहद होता है इसको निकालना वो लोग सीख गए। अर्थात मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो मछली को खाना और शहद को खाना क्या हो गए, जान गए कि ये हमारे लिए लाभदायक है। इसके साथ ही इन्होंने इन सभी की देख रेख करने के लिए अब इनको अपनी सहायता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ा, जानवरों की जरूरत पड़ा। तो सबसे पहले इन्होंने कुत्ते का पालन पोषण किया। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस फसल को जाना, तो जौ को जाना, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर चावल। यदि पूछा जाएगा दोस्तों कि आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर का पालन किया, तो वह रहेगा कुत्ता। और इन्होंने कुत्ता का ही पालन क्यों किया, गाय का क्यों नहीं? क्योंकि हम इतिहास में ज्यादातर देखते हैं गाय के बारे में। तो यहाँ पर दिया है कि आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते का पालन पोषण चालू किया। तो गाय के लिए क्या होता है दोस्तों, गाय के लिए स्पेशल चारा की व्यवस्था करना पड़ता है, उसका देखभाल करना पड़ता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है, उसके लिए स्पेशल जगह की जरूरत पड़ता है। लेकिन कुत्ते के लिए इसमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होता है, ना तो इसके लिए स्पेशल खाना की जरूरत करना पड़ता है, ना जगह की जरूरत करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले किसका पालन किया, कुत्ते का पालन किया। इस प्रकार दोस्तों मध्य पाषाण काल से निकलता है जो सामान्य जानकारियां हैं कि उस समय हिमपात किसमें परिवर्तित हो गया कालांतर में, सामान्य वर्षा में, जिससे प्रकृति में जौ, गेहूं और चावल उगना प्रारंभ हुआ। यही इसका क्रम है। यदि पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा, तो रहेगा जौ। और यदि ऑप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों कि आदि मानव किस फसल को जानते थे, यदि उसमें जौ, गेहूं, चावल और उपयुक्त सभी रहेगा तो आपको उपयुक्त सभी को टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय के लोग जौ, गेहूं और चावल सभी के बारे में जानते थे। इसके बाद में रहेगा इन्हों ये मत्स्य पालन, मत्स्य मछलियों के बारे में भी जानते थे और शहद के बारे में भी जानते थे। साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहले किस जानवर का पालन किया, तो कुत्ते का पालन किया। इसके बाद में आता है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसकी साथ ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में मौसम का जो परिवर्तन है वो मनुष्यों के रहने के लायक बन गया। अर्थात मनुष्य उस स्थान पर जहां पर पैदा होता है वहां के वातावरण को वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, अपना ऑब्जर्व करने लगता है और उस वातावरण में वह अनुकूल रूप से रहना प्रारंभ करता है। इस प्रकार ये लोग कृषि पालक और पशुपालक दोनों सीख गए थे। तो इस समय ये लोग क्या करने लगे, स्थायी होने लगे, क्योंकि ये लोग जान गए कि फसल की उपज किससे होता है, बीज से होता है। यहाँ पर इनको फसल के बारे में पता नहीं था, यहाँ पर इनको फसल के बारे में पता चला, लेकिन ये पता नहीं था कि ये फसल किससे उगता है, बीज से उगता है कि किससे उगता है। इनको पता था कि ये फसल जो है ईश्वर उत्पादन करता है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि फसल किससे उगता है, बीज से उगता है। और साथ ही साथ इन्होंने इसके लिए क्या कर दिया, सिंचाई की भी जानकारी इनको पता चल गया कि ये जो फसल है
बिना पानी के उत्पादन नहीं होता है। अब ये लोग उपयुक्त समय आने पर इसका कटाई भी करते थे, पक जाने के बाद कटाई भी करते थे और इसका भंडारण भी करते थे। तब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यदि हम अपने अनाज का एक जगह पर भंडारण करेंगे तो हमको एक जगह पर रुकना ही पड़ेगा और उसकी परिपक्व होने तक हमको वह क्या करना पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। इस प्रकार ये लोग जो नवपाषाण काल के मनुष्य थे वो क्या थे, पूर्ण रूप से स्थायी थे, अर्थात पूर्ण रूप से कहा जाए ये लोग कृषि पालक, कृषि पालन व पशुपालन कौन से काल में हुए, तो नवपाषाण काल में हुए। साथ ही साथ इस समय सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि था ताम्र की खोज, ताम्र की खोज। आदि मानव ने ताम्र की खोज पहले किया, इसमें किए थे नवपाषाण काल में किए थे। इस प्रकार प्राचीन भारत की प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, अब हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के मनुष्यों को लेखन का ज्ञान था, लेखन का ज्ञान था, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे पढ़ा नहीं जा सका। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के जो आदि मानव थे उन्हें, या जो मानव थे उनको लेखन का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के मनुष्यों को लेखन का ज्ञान तो था, परंतु इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसी के समकालीन था, मतलब आद्य ऐतिहासिक के समकालीन और भी कुछ थे, जैसे कि ह्वांगहो नदी, ह्वांगहो नदी सभ्यता, ये कहाँ था दोस्तों, चीन में था। और दूसरा था नील नदी सभ्यता, नील नदी सभ्यता, ये था दोस्तों मिस्र में। तो आद्य ऐतिहासिक काल के समकालीन कौन कौन से थे, ह्वांगहो नदी सभ्यता जो कि चीन का है, और नील नदी सभ्यता जो कि मिस्र में है। दोस्तों इसमें और याद रखिएगा, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों हेरोडोटस को, इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। इसके बाद में आता है दोस्तों 1757 की बक्सर के युद्ध के बाद भारत की जो सत्ता है वो किसके पास चला गया था, अंग्रेजों के पास चला गया था। लेकिन यह पूछा जाए कि भारतीय सत्ता, भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश ताज को कब दिया गया, तो यह रहेगा 1858 के अधिनियम के तहत। लेकिन भारतीयों पर अंग्रेजों का अधिकार पूर्ण रूप से कब हो गया था, तो 1757 की बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। तो दोस्तों उस समय एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसेन, चार्ल्स मैसेन। 1826 में एक अंग्रेज व्यक्ति चार्ल्स मैसेन, उस समय वर्तमान का जो पाकिस्तान देश है वह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वह उस क्षेत्र में पर्यटन के रूप में आया था और इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात की थी, हड़प्पा सभ्यता की बात किया था। तो सब हड़प्पा सभ्यता की बात सबसे पहले किसने कहा था, तो चार्ल्स मैसेन ने कहा था। कब कहा था, तो 1826 ईस्वी में कहा था। लेकिन इसके बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1800
1956 में जेम्स कनिंघम को इस क्षेत्र का क्या किया गया, सर्वे किया गया या सर्वेक्षण किया गया। उस हड़प्पा सभ्यता का सर्वे या सर्वेक्षण 1856 ईस्वी में किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। इसी में 1856 ईस्वी में ही लाहौर से कराची के बीच रेल बिछाया जाना था, रेल पटरी। लाहौर से कराची के बीच जब रेल पटरी बिछाया जा रहा था तो उसमें अंग्रेजों के दो पिट्टू थे जिनका नाम था बर्टन बंधु। इन दोनों भाइयों ने वहां पर जो अवशेष मिला, जो जानकारियां मिला, वो सारा चीज जेम्स कनिंघम को न बताकर वो डायरेक्ट किसको बताने चले गए? अंग्रेज को बताने चले गए। मतलब ये जो अंग्रेज हैं वो कहीं पर भी पूर्ण रूप से भारतीयों पर या अंग्रेजों पर ही पूर्ण रूप से नहीं थे, वो अपना चेला हर जगह पर फिक्स बिठा करके रखते थे। तब ये जो बर्टन बंधु इन दो भाइयों ने इसकी जो अवशेष था उनकी जानकारी किसको दे दिया? अंग्रेज को दे दिया। इसके 5 सालों बाद जेम्स कनिंघम के निर्देशन में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। किसके प्रयासों से किया गया? जेम्स कनिंघम का। इसलिए जेम्स कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। यदि पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग किस सन में स्थापित हुआ तो 1861 ईस्वी में। इसका जनक किसको माना जाता है? तो कनिंघम को माना जाता है। इसके स्थापना का कारण क्या था? तो कराची से लाहौर के बीच बिछाई जाने वाली रेल पटरी के कारण जो अवशेष मिला, उसी के आधार पर उसका जो खोज हुआ, उसको सहेजने की जो स्थिति आई, वो उसी के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था। इसके बाद में कई सालों बाद अर्थात 1902 में, मतलब अगली शताब्दी में आ गए। अगली शताब्दी में 1802 में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने राय बहादुर दयाराम साहनी, दोस्तों आप लोग कक्षा 6वीं या 7वीं के पुस्तक में, इतिहास के पुस्तक में आप लोगों ने स्पष्ट रूप से पढ़ा होगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। ये बात सही है। तो जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक था, इन्होंने ही 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का नेतृत्व दिया था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की बात सबसे पहले किसने कहा था? तो चार्ल्स मैसन ने कहा था। कब कहा था? तो 1826 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वे किसने किया था? सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था? तो 1856 में किया था। लाहौर से कराची के बीच सबसे पहले रेल पटरी बिछाया गया था भारत में, अंग्रेजों के गुलाम रहते समय। कब? 1856 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ। इसका जनक किसको माना जाता है? तो जेम्स कनिंघम को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया। हड़प्पा सभ्यता की बात चार्ल्स मैसन, सर्वे जेम्स कनिंघम ने, और नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। और खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल से बनने वाले सारे पॉइंट को मैंने आपके सामने एक एक करके लिख दिया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
साथ ही साथ बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारा अगला वीडियो होगा दोस्तों ऐतिहासिक काल अर्थात हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले सारे